पंचकुला में दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर किसानों के मुद्दों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने गेहूं खरीद में लापरवाही और मंडियों में अव्यवस्था के आरोप लगाए हैं। ये अगर शेयर मार्केट में इसको लेकर हड़कंप नहीं मचा होता, करीब बैंक के 14,500 करोड़ के शेयर टूट गए थे शेयर मार्केट में, आरबीआई गवर्नर को इस पर स्टेटमेंट देना पड़ा, तो शायद सरकार इसको बाहर भी नहीं आने देती। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ आईएएस के लेवल पर ये घोटाला हो रहा था? ये बैंकिंग सेक्टर के लिए तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर बैंकिंग सेक्टर के अंदर किसी की सिक्योरिटी का इस तरह टूटना और प्राइवेट खातों में ट्रांसफर होकर और उसको प्रॉपर्टी खरीदने, ट्रिप्स बनाने, सोना चांदी गाड़ियां खरीदने के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जब मैंने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था तो सीबीआई के साथ साथ मेरी ये मांग थी कि जो एसएफआईओ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को मॉनिटर करती है, उसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कराई है। मुझे ये पता चला है कि सिफारिश करी गई है कि सेबी इसको देखेगा। मैं अभी भी ये मांग करता हूं कि सेबी की बजाय इस पूरे मामले को एसएफआईओ को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि ये सिक्योरिटीज के एक्सचेंज का मामला है और रॉन्गफुल एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज अगर है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेवारी बनती है, आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है। और इसके अंदर क्या 3 ही बैंक इन्वॉल्व थे या और प्राइवेट बैंक या कोई सरकारी बैंक भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, इसका भी खुलासा जल्द होना चाहिए। रामधर्म खाड़ा जो विधायक है कांग्रेस से, उन्होंने बात कही है कि देवेंद्र बबली ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था जेजेपी पार्टी को तोड़ने के लिए और उसका मालिक खुद बनने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? चीजें आपके सामने आ रही है। मैं तो इतना बोलना चाहूंगा कि हमने अपने संगठन को मजबूत कर रखना, मजबूती से आगे बढ़ाना, इस पे काम किया। बहुत से लोग तोड़ने का प्रयास करते रहे, हाँ साथी छोड़ के गए, मगर इस संगठन को नहीं तोड़ पाए, क्योंकि आज भी जो संगठन में जुड़े लोग हैं वो संगठन की रीढ़ की हड्डी है और आने वाले भविष्य में भी बहुत साथी जुड़ेंगे और वो इस सोच के साथ जुड़ेंगे कि संगठन मजबूत रहे। हाँ, प्रयास तो शायद पहले साल भी हुआ होगा, दूसरा भी हुआ होगा, तीसरा भी होगा, और 4.5 साल 10 के 10 को साथ रखा। भूपेंद्र हुड्डा की तरह तो नहीं था कि शिमला ले जाके भी 9 लोगों के वोट खराब कराए। ये जो आईडीएफसी बैंक का पूरा मामला है, आपकी सरकार में रही, उस टाइम जो एफडी थी, सरकार का पैसा प्राइवेट बैंक को देने को लेकर क्या गाइडलाइन थी, उस बारे में कुछ बताएंगे? तो मेरे को जितना याद है, जब टीवीएसएन प्रसाद फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस समय ये मामला आया था। सबसे पहले शायद प्राइवेट बैंक में पुलिस ने खाता खोला था, उससे पहले केवल मात्र कोऑपरेटिव बैंक्स और जो हमारे नेशनल बैंक्स हैं गवर्नमेंट की, उन्हीं में रखा जाता। अब वो कदम क्यों उठाया गया था और क्यों पुलिस का खाता एचडीएफसी में शिफ्ट किया गया था और एचडीएफसी से फिर ये छोटे छोटे बैंकों में आया। एचडीएफसी तो फिर भी बड़ा बैंक है। जब ये बिल्कुल छोटे छोटे बैंकों के अंदर पैसा आने लग गया जिनकी 10-15 साल की स्टैंडिंग है, तो अपने आप एक रिस्क फैक्टर आता है। अब ये यूनियन का फैसला था या फाइनेंस डिपार्टमेंट का फैसला था, इसका ब्यौरा तो सरकार दे पाएगी। मगर मुझे जितना याद है, मेरे टेन्योर में तो शायद हमारे किसी विभाग का पैसा इस तरह से छोटे बैंकों के अंदर जाकर रिस्क बढ़ाने का काम तो नहीं किया गया था, क्योंकि उस दौरान शायद एक्सिस बैंक था या यस बैंक था, उसकी भी नींव हिली थी। और जब सबसे पहले स्टेट ने यही स्टेटमेंट दी थी, मुझे जितना याद है, कि हम सिक्योर है, हमारा कोई फंड उस बैंक में नहीं। उसमें यस बैंक की बात, कुछ गाइडलाइन आई उस समय जी, जब ये इनका कुछ फ्रॉड हुआ था इसमें भी? नहीं, हरियाणा सरकार का तो यस बैंक में 1 रुपया नहीं गया। नहीं, बैंक में हुआ था, उसके बाद कुछ गाइडलाइन आई। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे संज्ञान में जितना है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने जरूर, क्योंकि उस समय इनने 30 लाख रुपए डेथ के ऊपर अलग अलग स्कीम्स के साथ पुलिस की सैलरी जो थी वो एचडीएफसी से देनी शुरू करी थी। वो मेरे को इतना याद है कि समय पर एक विभाग करता था। सीएम साहब से जब भी सवाल पूछा गया ये 550 करोड़ के घोटाले को लेकर, उन्होंने कहा कि सारे पैसे हम वापस ले आए हैं। आपको लगता है कि जांच के बाद और भी सामने कुछ आ सकता है? अभी तो बहुत आएगा।
अभी तो 590 था, फिर उसके अंदर 190 ऐड हुआ, फिर 160 ऐड हुआ। अभी तो आप रुक जाओ, इन्वेस्टिगेशन तो सीबीआई ने शुरू करी है। ये बहुत बड़ा मामला आपके संज्ञान में आएगा और कई बैंक्स का आएगा।